हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 3 के बारे में। तो लेसन नंबर 3 का ये इंट्रोडक्शनल वीडियो है क्योंकि लेसन नंबर 2 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यूनिट नंबर 1 में ही है ये लेसन नंबर 3 जिसका नाम क्या है, यूनियन बजट, जेंडर एंड एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम आज सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट यानी कि GRB किसको बोलते हैं, इसको हम थोड़ा सा डीप में डिस्कस करेंगे। और ये हमारी चैप्टर की पहली वीडियो भी होने वाली है और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाइए 9667836333 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो पहले समझते हैं कि जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट होता क्या है। तो जब हम बात करें जेंडर की तो हम बात किसी करने वाले हैं मेल्स और फीमेल की। तो जब हम बात करते हैं मेल और फीमेल की तो हम देखते हैं कि हमारी समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर मेल और फीमेल में काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है। हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे इक्वालिटीज़ मेंटेन करें, लेकिन फिर भी बहुत से सेक्टर ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। पॉलिटिक्स की बात कर ली, डिफेंस की बात कर ली या फिर फाइनेंशियल डिसीजंस की बात कर ली, तो वो जनरली जो है ना वो मेल्स अपने पास रखते हैं, ठीक है। और फीमेल्स को हम क्या मानते हैं कि भाई वो अपना घर संभाल लेंगी, है ना, बच्चों को संभाल लेंगी, बाहर जाके जॉब करना हम प्रेफर नहीं करते जनरली फैमिलीज के अंदर, सोसाइटी के अंदर फीमेल्स के लिए, ठीक है। तो बहुत सी जो है ना बाउंडेशंस फेस करनी पड़ती है एक फीमेल को, एक वुमेन को, जब हम सोसाइटी के लेवल पे बात करते हैं। तो इन्हीं इक्वालिटीज को दूर कैसे किया जा सकता है, उसको लेके गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बजट डिफाइन करती है कि मेंस के ऊपर कितना खर्च होगा, वुमेन्स के ऊपर कितना खर्च होगा, ठीक है। अलग अलग पॉलिसीज बनाती है ताकि जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म किया जा सके और जेंडर इक्वालिटी को लाया जा सके, है ना। तो इसी को हम यहाँ पे बोलते हैं जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट। बाकी इसको भी हम और समझेंगे, सिर्फ इतना सा नहीं है, और ही बहुत कुछ है इस टॉपिक के अंदर। तो पहले समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होने वाले हैं। तो 3 हमारे यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। पहला क्या है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग। पहले में समझना पड़ेगा जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग होता क्या, जो मैं बता चुका हूँ अभी भी। दूसरा, इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट ऑन वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो जब हम बात करते हैं जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट की तो उसका वुमेन की लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स यानी कि जो बाकी बचे हुए ग्रुप्स हैं उन पे क्या फर्क पड़ेगा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा, एनालाइज द इंटरप्ले बिटवीन जेंडर एंड इन्वायरमेंट बजटिंग। और यही नहीं, हमें यहाँ पे इंटरप्ले समझना होगा बिटवीन जेंडर एंड इन्वायरमेंट बजटिंग के बारे में, कि जेंडर और इन्वायरमेंट का आपस में क्या रिलेशन है और कैसे जो है दोनों इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे मेन 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। अभी सिर्फ हम बात करेंगे पहले कंसेप्ट के बारे में, यानी कि पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में। इसका नाम क्या है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग। अब समझते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो गवर्नमेंट सीक टू प्रमोट इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। हम सब जानते हैं कि कोई भी पर्सन, कोई भी कंट्री, कोई भी इकोनॉमी ये नहीं चाहती कि उसकी ग्रोथ ना हो। तो जो गवर्नमेंट है वो क्या सोचती है कि कहीं ना कहीं इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट सीक्स टू प्रमोट इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। जेंडर बजटिंग हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट टूल। तो जहाँ पे जो जेंडर बजटिंग है वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक इम्पोर्टेंट टूल बन जाता है। जेंडर बजटिंग रेफर्स टू एनालाइजिंग हाउ बजट एलोकेशन इम्पैक्ट डिफरेंट जेंडर्स, जिसमें हम ये देखते हैं कि कैसे जो बजट एलोकेट होता है ना डिफरेंट जेंडर्स के बीच में, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है जेंडर्स को। एंड एडजस्टिंग पॉलिसीज एंड स्पेंडिंग टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। और कैसे जो पॉलिसीज हैं उसमें एडजस्टमेंट इफेक्ट होती है और कैसे स्पेंडिंग टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, और कैसे स्पेंडिंग यानी कैसे खर्चे किए जाते हैं जेंडर की इक्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए, फिर इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, है ना। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इनइक्वालिटी पहले बहुत कम थी, ठीक है। अब तो वैसे इनइक्वालिटी कंट्रोल में आ रही है और कई जगह तो यही बोल देते हैं कि भाई जेंडर इक्वालिटी करके लोगों ने कहीं ना कहीं फीमेल्स को, जो कि ठीक बात भी है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि फीमेल्स को ऊपर पहुंचा दिया है एज कम्पेयर टू मैन, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं या फिर बहुत सी जगह ऐसी हैं, सोसाइटी के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी देखने का मौका हमें मिलता है। तो ये तो हो गया हमारा मेन पॉइंट। अब समझते हैं एक नोट, वो क्या है, व्हेन इट कम्स टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। जब हम बात करते हैं किसी भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की,
इंडाइसेस लाइक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हो गई, हेल्थ हो सकता है, एंड एजुकेशन। वुमेन इन इंडिया ट्रेल बिहाइंड मैन। तो वुमेन जो है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, मैन के पीछे ही रह जाती हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, खासकर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। जैसे कि आप देखो तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ जनरली मेंस को प्रोवाइड की जाती हैं। मेरा काम होता है कि ऐसे ना कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्ट करे। वो मेरा काम क्या होता है कि वो अपने घर में, ठीक है, घर गृहस्थी को संभालने पर ध्यान दे, ठीक है, बच्चों का ध्यान रखे। तो ये सब चीज़ें, वुमेन आर इनकरेज टू गेट मैरिड यंग। और यही नहीं, वुमेन को इस बात को लेके फैमिली इनकरेज करती है कि आपको जल्दी से जल्दी शादी करनी है, प्रेशर टू हैव अ चिल्ड्रन यंग, और फिर चिल्ड्रन मतलब बच्चे वगैरह होने चाहिए, एंड एक्सपोज टू मोर हेल्थ हैजार्ड्स, जिसकी वजह से कहीं उनकी हेल्थ का खराब होने का डर भी रहता है। तो ये सब चीज़ें ना कहीं इस सोसाइटी की एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि मोरली गलत चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो है फीमेल्स के ऊपर कुछ चीज़ें, वुमेन्स के ऊपर कुछ चीज़ें फोर्स कर देते हैं, ठीक है, कि भाई उन्हें इकोनॉमिक डिसीजंस नहीं लेने, अपने करियर के बारे में नहीं सोचना, उन्हें सिर्फ सोचना है अपनी फैमिलीज़ के बारे में, है ना। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक सोसाइटी की गलत चीज़ें मानी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कहीं ना कहीं मेन या और वुमेन को इक्वल तराजू में रखते हैं। इनइक्वालिटी मतलब मेंस को तो पूरी रहती है कि भाई आप जो मर्जी करो, जिस मर्जी करियर पे ध्यान दो, जो मर्जी अपॉर्चुनिटीज आपको चाहिए, ठीक है, आप उसके लिए काम करो, उसके लिए मेहनत करो। लेकिन फीमेल्स को, वुमेन्स को वो सेम मौके नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं एक गड़बड़ है। इसी को कंट्रोल करने के लिए हम जो कंसेप्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट। अब समझते हैं जीआरबी, जिसका नाम ही क्या है, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट। तो इट इज़ अ प्रोसेस दैट एग्जामिन्स गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। तो एक ऐसी प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं एग्जामिन करने में हेल्प करती है गवर्नमेंट के उन प्रोग्राम्स को एंड इनिशिएटिव्स को थ्रू लेंस ऑफ जेंडर, जहाँ पे हम लेंस मतलब हर एक प्रोग्राम को, हर एक इनिशिएटिव को जेंडर की नज़र से देखते हैं। मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ रिसोर्सेज, और यही नहीं, मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्सेज, सेट टू देम, इवेलुएट्स हाउ वेल दे आर इम्प्लीमेंटेड एंड हैव एन इम्पैक्ट एंड मेक्स रिकमेंडेशंस फॉर फर्दर रेमेडियल एक्शन टू एलिवेट जेंडर इनइक्वालिटीज़। यानी कि ये सब चीज़ें करती हैं सिर्फ किस चीज़ को हटाने के लिए, जेंडर की इनइक्वालिटीज़ को हटाने के लिए। यानी कि हम जो रिसोर्सेज खर्च करते हैं, ठीक है, यही नहीं, हम कहीं ना कहीं वो भी देखते हैं कि वो पैसा कहाँ पे, वो रिसोर्सेज कहाँ पे खर्च हुए हैं, किस प्रकार से एलोकेट हुए हैं, क्या सही में जेंडर इनइक्वालिटीज को कंट्रोल करने के लिए काम किया जा भी रहा है या नहीं काम किया जा रहा। तो ये सब काम किसका होता है, जीआरबी का। इसके बाद द फोकस इज ऑन इनहेंसिंग वुमेन्स वेलफेयर। इनका मेन फोकस क्या होता है कि वुमेन्स का वेलफेयर जो है वो बढ़ाया जा सके, क्योंकि हम सब बहुत चीज़ें देखते हैं कि इतने बुरे बुरे कंडीशंस में फीमेल्स रहती हैं। ये सिर्फ मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं, नहीं, उन्हें बहुत सी जगह असॉल्ट भी किया जाता है ना। बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं मैरिज के बाद भी, मैरिज से पहले भी, ठीक है, इतने सारे क्राइम्स होते हैं। कोई पर्टिकुलर जो है ना कानून फॉलो नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर की तो चलो मैं इंडिया में बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो आप सब लोगों को ही पता है, मुझे ही पता है कि क्या हाल चल रहे हैं, कि लोगों के अंदर किसी भी क्राइम को लेकर कोई भी खौफ नहीं है, ठीक है, क्यों लोगों को लगता है किसी से चलते रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पावरफुल पर्सन आ गया जिसने क्राइम किया है, वो तो अपने पावर के इन्फ्लुएंस से बच जाएगा। कोई फाइनेंशियल अच्छा है तो अपने पैसों के इन्फ्लुएंस से बच जाएगा। तो वो सब चीज़ें हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वुमेन्स के ऊपर जो क्राइम्स हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। बहुत सी NGOs हैं जिन चीज़ों में काम करती है कि फीमेल की इकोनॉमिक कंडीशंस, उनकी वर्किंग कंडीशंस, उनकी फैमिली कंडीशंस काफ़ी बेटर होनी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो द फोकस इज ऑन इनहेंसिंग वुमेन्स वेलफेयर एंड इकोनॉमिक कंडीशंस थ्रू पॉलिटिकल एक्शन। पॉलिटिकल एक्शन को लेने के बाद यही देखा होगा आपने, इसी की वजह से पॉलिटिक्स में भी बहुत सी सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर दी हैं सिर्फ फीमेल्स के लिए, वुमेन्स के लिए। तो कहीं ना कहीं पावर में भी वुमेन्स आए, जब वुमेन्स पावर में आएंगी तो वो कहीं ना कहीं वुमेन्स के लिए अच्छा काम ही करेंगी। कुछ ऐसे लॉज बना सकती हैं, कुछ ऐसे NGOs खोल सकती हैं, कुछ बहुत सी चीज़ें ध्यान दे सकती हैं ताकि वुमेन्स का वेलफेयर हो पाए। इसलिए ज़रूरी है कि हर चीज़ में, चाहे वो खासकर पॉलिटिकल एक्शन हो या फिर डिफेंस सेक्टर हो, वहाँ पे वुमेन्स भी जो है बड़े लेवल पे काम कर सके या फिर काम करे, ताकि बाकी वुमेन्स भी मोटिवेट होंगी उससे, है ना। एक लॉजिक वाली बात है, जब एक फीमेल पढ़ती है किसी गांव की तो बाकी सारी जो फीमेल्स हैं वही मोटिवेट होती हैं कि हमें भी जो है पढ़ना लिखना चाहिए, क्योंकि जैसे इसने अपनी मनपसंद जॉब ली या फिर इसने अपनी लाइफ को इतना बेटर बनाया तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो कहीं ना कहीं एक बात ये भी है कि जब एक पर्सन कोई अपॉर्चुनिटी, किसी एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसका फायदा उठाता है, तो कहीं ना कहीं
बाकी सब लोग भी जो है ना उस अपॉर्चुनिटी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। वही सेम हिसाब है ना। एक डायलॉग बोलते हैं ना हिंदी में कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो वही चीज़ है कि जब सब नहीं पढ़ रहे तो कोई सोचता ही नहीं पढ़ने के बारे में। जब सब पढ़ रहे होते हैं तो सब सोचते हैं कि भाई इस कॉम्पिटिशन में मैं कैसे आगे निकलूँ। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब इसके बाद अगला पॉइंट समझते हैं। तो जीआरबी इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ ट्रेंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जीआरबी जरूरी क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे बात करें ट्रेंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है ऑफ रिसोर्सेज इन नेशनल बजट। कहाँ पे? नेशनल बजट के अंदर। हैव डिस्टिंक्ट इफेक्ट्स ऑन मैन एंड वुमेन। इसके अलग अलग इफेक्ट्स हैं, मैन के ऊपर भी और वुमेन के ऊपर भी। द प्रोसेस of incorporating the viewpoint of women into policy design, implementation and assessment of going to एक मिनट धीरे धीरे पढ़ लेते हैं क्योंकि प्रोसेस है पूरी। प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द व्यू पॉइंट ऑफ वुमेन के बारे में समझना पड़ेगा कि वुमेन का व्यू पॉइंट होता क्या किसी भी चीज़ को लेके, इनटू पॉलिसी डिजाइन, उसको पॉलिसी के रूप में लेके आना। इम्प्लीमेंटेशन एंड असेसमेंट ऑफ ऑन गोइंग एंड गोज बियॉन्ड सिंपल अकाउंटिंग। यही नहीं, उन चीज़ों का हिसाब किताब भी होना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ें हमने, जो भी रिसोर्सेज हमने फीमेल्स के लिए खर्च किए हैं, वुमेन्स की इनइक्वालिटी के लिए, इनइक्वालिटी को हटाने के लिए खर्च किए हैं, इक्वालिटी के ऊपर खर्च किए हैं, तो उन सब चीज़ों की जो ना वहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए? डाटा भी हमारे पास होना चाहिए। मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉय जीआरबी टू कॉम्बैट जेंडर इनइक्वालिटी। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, जो बहुत सी कंट्रीज हैं, बहुत से रीजन्स हैं इस वर्ल्ड के, जो बहुत सी कंट्रीज हैं वो जीआरबी को फॉलो करती है टू कॉम्बैट जेंडर इनइक्वालिटी, ताकि जेंडर इनइक्वालिटी को हटाया जा सके। तो जीआरबी इज नेसेसरी बिकॉज देयर are difference in how resources are distributed। अब पॉइंट यह है कि जीआरबी इतना नेसेसरी है क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे डिफरेंसेस हैं, हाउ रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मैन एंड वुमेन, कि मैन और वुमेन के बीच में रिसोर्सेज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इन नेशनल बजट के अंदर। क्योंकि जब बजट जब बजट बन रहा है, हम जानते हैं बजट बनता है एक कंट्री का, तो हम देखते हैं ना भाई किस सेक्टर पर कितना खर्च हो रहा है। ऐसे ही वो भी जरूरी है कि किस जेंडर पर कितना खर्चा किया जा रहा है और किसको कितनी फैसिलिटीज मिल रही है, किसके ऊपर कितनी जो चीज़ें हैं वो डेवलप करने पर खर्चा किया जा रहा है। तो हर चीज़ को देखना पड़ता है। कितने गवर्नमेंट स्कूल्स खोले जा रहे हैं जो सिर्फ फीमेल्स की स्टडी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, फिर जहाँ पे वुमेन की स्टडीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। कितने लॉज बन रहे हैं वुमेन्स की सेफ्टी के लिए, चाहे वो वर्किंग कंडीशंस के अंदर हो, चाहे वो फैमिलीज़ के अंदर हो, वो सब काम किसका होता है? जीआरबी का होता है। Beyond mere accounting, the process of including the perspective of women in policy creation। यही नहीं, हम यहाँ पे वुमेन का पर्सपेक्टिव भी जानने की कोशिश करते हैं। अगर उनके लिए कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो सिंपल सी बात ये भी आती है ना भाई, जिसके लिए पॉलिसी बनाएंगे उसका ध्यान ही रखेंगे कि उसकी उनकी सोच कैसे है, वो कैसे सोचते हैं उस पॉलिसी को लेके। तो फ़ायदा क्या है? अगर हमने कोई वुमेन के लिए पॉलिसी बनाई है तो वुमेन का क्या मत है उस पॉलिसी को पता होना चाहिए ना, उनका क्या पर्सपेक्टिव है उस चीज़ के ऊपर, वो भी जानना बहुत जरूरी होता है। एक्सिक्यूशन एंड इवेल्युएशन इज ऑनगोइंग, और एग्जीक्यूशन इवेल्युएशन चलता रहता है। जीआरबी इज यूज्ड ओवर द वर्ल्ड। जीआरबी जो है ना वो पूरे वर्ल्ड में, ओवर द वर्ल्ड यूज की जाती है टू टैकल इनइक्वालिटीज बिटवीन जेंडर, ताकि जेंडर्स के बीच में इनइक्वालिटीज को हम यहाँ पे टैकल कर सकें। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। वाई जेंडर बजटिंग मैटर्स। क्यों जेंडर बजटिंग इतना मैटर करता है? बाकी तो मैं ऊपर बता ही चुका हूँ, क्योंकि इसका मेन मकसद क्या है? हर तरीके से इक्वालिटी हो मेल और फीमेल, मैन और वुमेन के बीच में। तो इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एवर टू इनकरेज इफेक्टिव जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग ड्यू टू दीज डिस्पैरिटीज़। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सी डिस्पैरिटीज़ हैं जो हम कंपैरिजन करते हैं मेंस का और वुमेन्स का। बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां वुमेन्स को बिल्कुल भी परमिशन नहीं है काम करने की, या फिर बिल्कुल भी परमिशन नहीं है जाने की। यही नहीं, उनकी वर्किंग कंडीशंस भी बहुत ख़राब होती है। आपने ये भी चीज़ फील की होगी कि बहुत सी जगह वुमेन काम जरूर करती है, पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि वो इक्वल एबिलिटी से काम नहीं करे जितनी एबिलिटी से मैन काम कर सकता है। तो उनको सैलरी भी कम मिलती है, वेजेस भी कम मिलते हैं, और मेन बात है कि वो तैयार भी हो जाती हैं उस वेजेस पे भी काम करने को लेके, पता नहीं क्यों। ठीक है, वो ना अपने वेजेस को बढ़ाने की बात करती। ठीक है, तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो वही सब चीज़ है। तो इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एवर टू इनकरेज इफेक्टिव जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग ड्यू टू दीज डिस्पैरिटीज एंड इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। क्यों? और इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन भी है। इंडिया हैज़ ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट जेंडर इक्वालिटी।
तो जो इंडिया है वो यहाँ पे कोशिश कर रहा है इनकॉर्पोरेट जेंडर इन इक्वालिटी की, भाई जेंडर्स के बीच में इक्वालिटी लाई जाए इनटू हिज लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, वो भी किसके अंदर, अपने लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स के अंदर, यानी कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी इक्वल पार्ट मिले मेल्स को, फीमेल्स को, मेन को, वुमेन्स को, ताकि वो एक साथ मिलकर काम कर पाएं। और कहीं ना कहीं, और जब वुमेन्स बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाएंगी, पॉलिटिक्स में आएंगी, तो कहीं ना कहीं वो अपने तबके, खासकर अपनी जेंडर के भलाई के लिए काम जरूर कर सकती हैं। तो इंडिया हैज ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट जेंडर इक्वालिटी इनटू इट्स लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स बाय इंक्लूडिंग स्पेसिफिक इनिशिएटिव टुवर्ड्स इंप्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन, है ना, ताकि वुमेन का जो स्टेटस है वापस राइज करवाया जा सके। ठीक है, स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं इस चीज़ों करने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे देखो 5 ईयर प्लान में ध्यान दिया गया इन चीज़ों के ऊपर। आप सबको पता है ना कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था इंडिया, तो हम लोगों ने 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो लॉन्च किए थे, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम अपनी इकोनॉमी को, ठीक है, अपने पॉलिटिक्स को, या फिर किसी भी चीज़ को ग्रोथ अगर करवानी है तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। तो उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, 5 ईयर प्लान बोलते हैं, जहाँ पे हर एक चीज़ के ऊपर फोकस किया गया। बिगिनिंग विद 6th प्लान 1980 से 1985, यहाँ पे वुमेन्स के बारे में बात होनी चालू हो गई थी। तो इंडिया रिकॉग्नाइजेज दैट डिस्पैरिटी बिटवीन जेंडर्स पोजेसेस अ रिस्क इन द कंट्रीज बैलेंस डेवलपमेंट। और इंडिया ने ये चीज़ फील की कि अगर इसी तरीके से जेंडर के बीच में गैप रहा, इनइक्वालिटीज रही, तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमें बैलेंस डेवलपमेंट ना देखने को मिले। वैसे बैलेंस डेवलपमेंट आज भी नहीं है, पता है क्यों नहीं है, बताया है मैंने, हज़ारों बार बताया। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ 3 सेक्टर्स हैं, लेकिन तीनों की ग्रोथ इक्वल नहीं है। जब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की, टर्सरी सेक्टर की, किसी का तीनों ग्रोथ इक्वल है। प्राइमरी और टर्सरी अपने पूरे होशो हवास से बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे, अब कहाँ पे इन्वॉल्व है, सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो आज भी अंडर डेवलप्ड है, यानी कि डेवलपिंग स्टेज पे है, डेवलप नहीं कर पाया। जिसको क्या बोलते हैं कि हमारी कंट्री आज भी डेवलपिंग नेशन का पार्ट है, वेल डेवलप्ड नहीं है हम लोग। ठीक है, तो वही चीज़ है, अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट की जो हम बात करें ना, वो कब होगा, जब हम लोग यहाँ पे मेन और वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं देंगे। ठीक है, तो हो सकता है हमारी जो डेवलपमेंट है वो क्या है, यहाँ पे बैलेंस डेवलपमेंट ना हो पाए हमारी, और वो आज भी नहीं है। पर आज वो दूसरा रीज़न है, इस रीज़न की भी रीज़न नहीं है, एंड इज़ वर्किंग टू क्लोज द गैप्स। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं इस गैप्स को क्लोज करने का काम करती है कौन, हमारा GRP, है ना, GRP जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बता दूँ, यही चीज़ नहीं है, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला ना कि अनबैलेंस ग्रोथ का, अनबैलेंस डेवलपमेंट का रोल प्ले कर सकते हैं यहाँ पे इनइक्वालिटीज बिटवीन मैन एंड वुमेन। ऐसा हो भी सकता है कि कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बाधा बन जाए। क्यों बन जाएंगी? क्योंकि आप अगर जितनी भी डेवलप्ड नेशंस देखते हो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ चाइना का। चाइना पे आपको पता होगा कि चाइना में जो भी फैक्ट्रीज के अंदर जो भी प्रोडक्शन होती है, जो भी अंदर की प्रोडक्शन होती है ना, बिल्कुल मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, ठीक है, वो सारा काम फीमेल संभालती है। मेंस का काम पता है वहाँ पे क्या होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल प्ले करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, यानी कि बाकी चीज़ें जो है ना वो मेंस करते हैं। प्रोडक्शन करना उनका काम नहीं है, उनका काम है कि सेल्स कैसे जनरेट होगी, मार्केटिंग कैसे करनी है। ठीक है, यानी कि जो भी और बड़े बड़े काम हैं, यानी कि वहाँ पे पूरी इकोनॉमी जो है ना वो एक साथ मिले काम करी है, बच्चे, बड़े, बूढ़े, मेल, फीमेल। इसलिए तो देखो ना, आज जो चाइना है वो प्रोडक्शन हब बन के बैठा हुआ है ना, कि पूरे जो वर्ल्ड है वो उसके लिए क्या है, कंज्यूमर है, और वो खुद क्या है, एक प्रोड्यूसर है। एक टाइम ऐसा भी था जहाँ पे इंडिया और चाइना बिल्कुल एक स्टेप पे था, बिल्कुल एक जैसा ही था अपनी इकोनॉमी को लेके। लेकिन आज देखो उनका लेवल क्या है और हमारा लेवल क्या है ना, तो बहुत सी दिक्कतें आ गई हैं। तो कोई नहीं, देखते हैं, डेवलपिंग स्टेज में तो हम भी हैं, धीरे धीरे कोशिश करेंगे आगे निकलने की। बट चाइना को टच करना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत दूर है। ठीक है, इकोनॉमी में GDP के हिसाब से। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक के ऊपर और ही बात करेंगे पर आने वाली वीडियोस में। इंट्रोडक्शन मैंने फिनिश कर दिया है, फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं ड्रॉइंग बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर जाकर नोट्स ले सकते हैं, अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।